जरा सोचिए, 16वीं शताब्दी का समय, अरावली की ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियां और हवा में गूंजती तलवारों की खनक, हल्दी घाटी का युद्ध। ये भारतीय इतिहास का एक ऐसा पन्ना है, एक ऐसी किंवदंती है जिसके बारे में हम सब ने कभी ना कभी जरूर सुना है ना? लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या जो हम आम तौर पर सुनते आए हैं वही पूरा सच है? आज की हमारी इस ऐतिहासिक पड़ताल में हम सदियों पुरानी इस गाथा की गहराई में उतरने वाले हैं। हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेजों और स्कॉलर्स के शोध के जरिए इस युद्ध की असली तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इतिहास के इस सबसे चर्चित संघर्ष की तहों को खोलते हैं। चीजों को अच्छे से समझने के लिए हमने इस पूरे विश्लेषण को 5 मुख्य भागों में बांटा है। 1. 400 साल बाद। 2. योद्धा राजा। 3. विवादों की पड़ताल। 4. एक निष्फल मुगल जीत। और 5. एक स्थायी और भावुक विरासत। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, 400 साल बाद। सबसे पहले इस सिलुएट तस्वीर पर नजर डालिए। ये 1976 में हुए 400वीं शताब्दी समारोह की है। अब आप खुद सोचिए, एक युद्ध जो 400 साल पहले हुआ हो, उसका सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्व कितना गहरा होगा कि भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर इसे इतने भव्य रूप से मनाने का फैसला किया। दरअसल तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 21 जून 1976 को खुद हल्दी घाटी का दौरा किया और पुष्पांजलि अर्पित की थी। और तो और, तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने भी उस वक्त एक बहुत अहम बात कही थी कि महाराणा प्रताप की देशभक्ति और उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये सब बातें किस आधार पर कर रहे हैं। तो इसी शताब्दी वर्ष के मौके पर महाराणा प्रताप स्मारक समिति ने एक बेहद खास स्मृति ग्रंथ यानी एक सुवेनियर बुक प्रकाशित की थी। इसका मकसद सिर्फ तारीफों के पुल बांधना नहीं था, बल्कि देश के जाने माने इतिहासकारों को एक मंच पर लाना था, ताकि इस युद्ध के हर एक डिटेल का बिल्कुल निष्पक्ष रूप से पुनर्मूल्यांकन किया जा सके। और मजे की बात यह है कि हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण का मुख्य आधार भी यही ऐतिहासिक किताब है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। योद्धा राजा। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था और वो उदय सिंह के सबसे बड़े बेटे थे। लेकिन 28 फरवरी 1572 को जब उनके पिता का निधन हुआ तो उन्हें मेवाड़ का सिंहासन कोई थाली में सजाकर नहीं मिल गया था। इसके पीछे भी एक बड़ी साजिश थी। उनकी सौतेली मां चाहती थी कि उनका बेटा जगमाल गद्दी पर बैठे, लेकिन जालौर के अखाराज और ग्वालियर के राम प्रसाद जैसे वफादार और ताकतवर सरदारों ने प्रताप का साथ दिया। उनके समर्थन से ही प्रताप इस साजिश को नाकाम कर पाए और अपना सही अधिकार हासिल कर सके। महाराणा प्रताप की जब भी बात होती है तो उनका एक बेहद भव्य और राजसी स्वरूप हमारी आंखों के सामने आ जाता है। ऐतिहासिक किताबों में भी उन्हें एक लंबे चौड़े माथे और रौबदार मूंछों वाले इंसान के रूप में दर्शाया गया है। उनकी आंखें बेहद तेज और चमकती हुई बताई जाती हैं और उनका वो मशहूर पीले रंग का कोट, ये सब चीजें उन्हें उस दौर के बाकी राजाओं से बिल्कुल अलग और एक करिश्माई नेता बनाती थीं। और हाँ, उनके इस सफर में उनका वफादार घोड़ा चेतक, वो तो इस पूरी किंवदंती का एक ऐसा हिस्सा है जिसे कभी अलग नहीं किया जा सकता। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। प्रताप सिर्फ एक महलों में रहने वाले शाही राजपूत राजा नहीं थे। उनकी सबसे बड़ी और अचूक रणनीतिक सफलता थी मेवाड़ की जनजातियों, खासकर भीलों के साथ उनका पक्का गठबंधन। जंगलों में रहते हुए उन्होंने इन भील जनजातियों का पूरा विश्वास जीत लिया था। और ये कोई छोटी बात नहीं थी। पहाड़ियों पर तेजी से चढ़ने और कंटीले झाड़ियों के बीच से निकलने की भीलों की जो महारत थी ना, वही आगे चलकर एक विशाल शत्रु सेना के खिलाफ सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुई। अब आते हैं हमारे तीसरे खंड पर, विवादों की पड़ताल। ये सुनकर शायद आपको थोड़ी हैरानी हो, लेकिन हमारी इस सुवेनियर बुक की प्रस्तावना में ही 6 बहुत बड़े विवादों की लिस्ट दी गई है। मतलब हल्दी घाटी इतना मशहूर युद्ध है, फिर भी इतिहासकार आज तक इसके सबसे बेसिक फैक्ट्स पर बहस कर रहे हैं, जैसे कि युद्ध असल में किस जगह हुआ, सही तारीख क्या थी, दोनों तरफ से कितनी बड़ी सेना लड़ी थी, कितने लोग मारे गए, क्या उस मुश्किल इलाके में मुगलों ने सच में तोपों का इस्तेमाल किया था, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये युद्ध वाकई किसी के लिए निर्णायक था भी या नहीं। तोप खाने वाले विवाद को समझने के लिए जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये हल्दी घाटी का उबड़-खाबड़ और सुनहरी धूल वाला इलाका है। अब आप ही बताइए, इतने मुश्किल और संकरे पहाड़ी रास्तों पर भारी भरकम तोपें कैसे काम करेंगी?
इतिहासकारों का भी यही मानना है कि इस दुर्गम भूगोल ने मुगल सेना की सबसे बड़ी ताकत यानी उनकी तकनीकी श्रेष्ठता और भारी तोपों को लगभग बेकार कर दिया था। आसान शब्दों में कहें तो यहाँ का भूगोल ही महाराणा प्रताप के लिए एक बड़ा हथियार बन गया था। चलिए रुक करते हैं चौथे भाग का, एक निष्फल मुगल जीत। इस युद्ध के नतीजे को लेकर डॉक्टर GN शर्मा और डॉक्टर AL श्रीवास्तव जैसे बड़े इतिहासकारों ने एक बहुत ही साफ मूल्यांकन दिया है। उनका कहना है कि हाँ, मुगल सेना मैदान में डटी रही, लेकिन उनका जो असली मकसद था ना, वो पूरी तरह से फेल हो गया। मुगल जनरल ना तो महाराणा प्रताप को मार पाए और ना ही उन्हें बंदी बना सके। इसीलिए अगर हम खालिस सैन्य दृष्टिकोण से देखें तो कई स्कॉलर्स इसे मुगलों के लिए एक बंजर यानी पूरी तरह से निष्फल जीत मानते हैं। इसी बात को कुंवर केसरी सिंह ने बहुत ही नाटकीय तरीके से समझाया है और ये नजरिया आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। वो कहते हैं कि शाही सेना के लिए ये जीत बिल्कुल एक हार जैसी थी, क्योंकि वो अपना टारगेट ही पूरा नहीं कर पाए। और दूसरी तरफ मेवाड़ की सेना का पीछे हटना कोई साधारण हार नहीं, बल्कि एक बेहद शानदार रणनीतिक कदम था जिसने उनके संघर्ष को आगे भी जिंदा रखा। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर किसी भी युद्ध में सफलता का असली पैमाना होता क्या है। और इसी में डॉक्टर KS गुप्ता का विश्लेषण एक और जबरदस्त पॉइंट जोड़ता है। उनके मुताबिक इस पूरे युद्ध में सामरिक पहल यानी स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव हमेशा महाराणा प्रताप के हाथ में रहा। कैसे? क्योंकि उन्होंने मुगल सेना को मजबूर किया कि वो ठीक उसी जगह पर आकर लड़ें जो प्रताप ने खुद चुनी थी। इससे यह साबित होता है कि हल्दी घाटी सिर्फ एक आमने सामने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी सैन्य योजना थी जिसने उस दौर में मुगलों के अजेय होने के भ्रम को तोड़कर रख दिया। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम खंड पर, एक स्थायी और भावुक विरासत। तो आखिर 400 साल बाद भी ये युद्ध इतना याद क्यों किया जाता है? डॉक्टर R नाथ की ये बात पूरी तस्वीर को एकदम साफ कर देती है। वो समझाते हैं कि इसे सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम युद्ध या किसी विदेशी आक्रमण के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ये असल में एक भावनात्मक और वैचारिक संघर्ष था। मेवाड़ ने जमीन और संसाधनों के रूप में बहुत कुछ खोया होगा, लेकिन उन्होंने वो सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत हासिल की जहां उनका शासक किसी भी दबाव के आगे झुका नहीं। बस यही वो स्वाभिमान की भावना है जो पीढ़ियों तक जिंदा रही। बिल्कुल, यही वो वजह है कि इस स्मृति ग्रंथ के निष्कर्ष महाराणा प्रताप को केवल एक राजा नहीं मानते, बल्कि उन्हें गौरव और स्वाभिमान का सच्चा रक्षक बताते हैं। वो उस समय लाखों लोगों के लिए एक उम्मीद बन गए थे। और हल्दी घाटी का वो जो धूल भरा ऊबड़ खाबड़ मैदान है ना, वो अब कोई आम युद्ध भूमि नहीं रहा, बल्कि वो तो एक ऐसा पवित्र तीर्थ स्थल बन चुका है जहां आज भी लोग अदम्य साहस और आज़ादी की प्रेरणा लेने पहुंचते हैं। तो इस पूरी पड़ताल के बाद अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। हम अक्सर सुनते हैं कि इतिहास हमेशा जीतने वाले लिखते हैं, सैन्य विजेताओं का ही किताबों में दबदबा होता है। लेकिन हल्दी घाटी हमें कुछ और ही सिखाती है। इतिहास वास्तव में लिखता कौन है? क्या वो जिसका मैदान पर कब्जा होता है, या फिर वो नायक जो सदियों गुजर जाने के बाद भी लोगों के दिलों में प्रतिरोध और स्वाभिमान की आग जलाए रखता है? जरा सोचिएगा इस बारे में। इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम अपनी आज की इस ऐतिहासिक पड़ताल को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।